हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग कैलकुलस पढ़ रहे हैं और कैलकुलस में प्रीवियस लेक्चर वीडियो में हम लोगों ने ऑर्डर और डिग्री को डिफाइन कर दिया था। अब डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या करेंगे हम कि डिफरेंशियल इक्वेशन का निर्माण कैसे होता है, इन सारी बातों को और इसकी बारीकियों को हम लोग सीखेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन होता कैसे है, ये कैसे बनाई जाती है। और तब एक और पार्ट मुझे पढ़ना है, उसमें हम लोग ये सीखेंगे कि सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का। अभी जो क्वेश्चन यहाँ देख रहे हैं लिखा हुआ है कि फॉर्म करिए, फॉर्म का मतलब निर्माण करिए। फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन मीन्स की अवकल समीकरण का निर्माण करिए ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व्स। यानी ये जो इक्वेशन देख रहे हैं ये फैमिली ऑफ कर्व्स का इक्वेशन है। अब वो फैमिली ऑफ कर्व्स का क्या मीनिंग है उसको अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, तो उसमें आप सीखेंगे उस बात को। और यहाँ 3 क्वेश्चंस दिया हुआ, 1, 2 और 3। इन सारे क्वेश्चनों में ये भी मेंशन रहता है कि यहाँ देख रहे होंगे कुछ कांस्टेंट यूज हो रहा है, जैसे स्मॉल ए, स्मॉल बी, और उसमें भी स्मॉल ए और स्मॉल बी का यूज कर रहा है। तो ये जो स्मॉल ए और स्मॉल बी है ना, इसे हम आर्बिट्ररी कांस्टेंट बोलते हैं। यानी यहाँ पर हियर ए एंड बी आर आर्बिट्ररी कांस्टेंट। तो इसको हम यहाँ क्वेश्चन में भी मेंशन रहता है कि वेयर ए एंड बी आर, एंड दो बार हो गया, यहाँ से उसको हम हटा देते हैं। वेयर ए एंड बी आर आर्बिट्ररी कांस्टेंट। अब ये जो आर्बिट्ररी देख रहे हैं ना, इसे हिंदी में हम स्वेच्छ अचर बोलते हैं। तो आर्बिट्ररी जो कांस्टेंट देख रहे हैं इसका मतलब ये होता है कि ये भी कांस्टेंट है, लेकिन इसका वैल्यू जो है वो फिक्स नहीं रहता है कांस्टेंट, बट इसका वैल्यू फिक्स नहीं होता है, इसीलिए इसका नाम है आर्बिट्ररी कांस्टेंट। हिंदी में इसे स्वेच्छ अचर बोला जाता है। अब हम पहले एक इक्वेशन को सिलेक्ट करते हैं। तो अगर हम फर्स्ट वाले इक्वेशन को सिलेक्ट करें तो ये है एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर और इज इक्वल टू ए स्क्वायर। इस इक्वेशन को देखने से ये जो है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल है। अगर आप सर्कल पढ़े हैं तो आपको मालूम है कि सर्कल का ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है। स्टैंडर्ड क्यों है, ये जो है इसके बारे में एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। पहली बात हमने क्या बोला कि ये स्टैंडर्ड इक्वेशन स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल है, और इसका सेंटर जो है ये 0, 0 है। और रेडियस स्मॉल ए है। अब देखिए, अब इसे फैमिली ऑफ कर्व्स क्यों कहता है? इसलिए कहता है कि
ये जो ए देख रहे हैं ना, ये ए, इस ए के बारे में कहता है कि वो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। मीन्स कि ए बदलते रहता है, चेंज होते रहता है। तो जब चेंज होगा ना तो आप देखेंगे कि अगर इसका हम ग्राफ प्लॉट करें तो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन है तो डेफिनेटली कुछ ऐसा सिचुएशन बनाएगा और ये हो जाएगा आपका ओरिजिन, और इसका जो रेडियस है ये रेडियस हो जाएगा स्मॉल ए। अब सोचिए कि अगर स्मॉल ए आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, मीन्स कि कांस्टेंट है लेकिन वो फ्लक्चुएट करते रहता है। इट मीन्स कि अगर कोई ऐसा सर्कल है, अगर कोई इस तरह का थोड़ा अच्छे से बना लेंगे आप। अगर कोई इस तरह का सर्कल है तो इसका भी इक्वेशन वही होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और बस ए स्क्वायर के जगह पर एक नया कुछ आएगा। हो सकता है कि वहाँ बी स्क्वायर आ जाए, लेकिन इसका ग्राफ की प्लॉटिंग जो है इसी तरह से होगी। तो आप स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि इसमें बहुत सारे सर्कल का, बहुत सारे वृत्त का समूह है ये, और बहुत सारा वृत्त है ना, इसीलिए इसे कहता है कि ये फैमिली ऑफ कर्व्स है। लेकिन तब जब ए आर्बिट्ररी कांस्टेंट है तब ऐसा बोलते हैं, क्योंकि जब वो आर्बिट्ररी कांस्टेंट होगा ना तो उसका मान जो है बदलेगा, चेंज होगा, और जब उसका मान चेंज होगा तो हमको ऐसा ही सर्कल प्राप्त होगा लेकिन डिफरेंट। अब कोई अगर ऐसा सर्कल है, सोचिए अगर कोई ऐसा सर्कल है तो देखिए यहाँ पर जो आपने देखिए पहला सर्कल है, ये दूसरा सर्कल है, और ये वाला जो है तीसरा सर्कल है। तीनों ही सर्कल का इक्वेशन इसी के सिमिलर होगा। बदलेगा क्या? तो सिर्फ ए बदलेगा। और जब भी ऐसा सर्कल होता है तो उसे हम स्टैंडर्ड कहते हैं। जो स्टैंडर्ड कहते हैं ना, तो इससे सेंस निकलता है कि इसका सेंटर 0 0 होगा, मतलब कि इसका केंद्र जो है वो मूल बिंदु पर होगा, और इसका त्रिज्या आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। आर्बिट्ररी कांस्टेंट है मीन्स कि वो फ्लक्चुएट करेगा, और जब वो फ्लक्चुएट करेगा तो उस कंडीशन में बहुत सारे सर्किल का प्रोबेबिलिटी बन सकती है, बहुत सारे सर्कल का। जब बहुत सारे सर्कल की प्रोबेबिलिटी बनेगी तो उस कंडीशन में हम बोलेंगे कि ये जो है फैमिली ऑफ कर्व्स है, और यहाँ सर्कल है तब हम बोलेंगे इन तीनों को एक साथ मिलाकर हम बोलते हैं ना इसको कि ये क्या है, ये है फैमिली ऑफ सर्कल्स बोलते हैं। तो क्या देखा आपने कि यहाँ सर्कल है और सर्कल का इक्वेशन दिया हुआ है। इक्वेशन इस प्रारूप में दिया हुआ है कि ये फैमिली ऑफ सर्कल्स बन रहा है, और जब ये फैमिली ऑफ सर्कल्स बन रहा है तो उस कंडीशन में ये जो है ये डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। इसे क्या कहेंगे कि ये वृत्त के परिवार का समीकरण है, यानी फैमिली ऑफ सर्कल्स है, और उसका ये इक्वेशन दिया हुआ है। और क्वेश्चन में ये पूछा है कि इस इक्वेशन को डिफरेंशियल इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म कर दीजिए, यानी मुझे ये बताना है ना कि डिफरेंशियल इक्वेशन का निर्माण कैसे होता है। तो देखिए ये क्या है, तो इसे आप कहेंगे कि ये इक्वेशन है किसका, सर्कल का। ए आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट होने से ये फैमिली ऑफ सर्कल्स है,
और उसी फैमिली ऑफ सर्कल्स का डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करना है मुझे, डिफरेंशियल इक्वेशन, यही मेरा सेंस है। यानी यूँ समझिए कि इक्वेशन को ही लिखने का एक और स्टाइल होता है जिसमें डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट और डेरिवेटिव आता है, उसे हम डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। ओके, तो इस इक्वेशन से आप परिचित हैं ऑलरेडी। ये क्या है? सर्कल का इक्वेशन है। अगर ए आर्बिट्ररी कांस्टेंट है तो वो फैमिली ऑफ सर्कल्स का इक्वेशन है, और उस फैमिली ऑफ सर्कल्स का जो इक्वेशन है, इसीलिए तो लिखा है फैमिली ऑफ कर्व्स लिखा है। तो आप कहेंगे कि आप सर्कल बोल रहे हैं, वो कर्व लिखा हुआ है, तो कर्व का मतलब होता है वक्र, और सर्कल भी एक वक्र है। ये तो हम पहचान गए तब ना कह रहे हैं कि फैमिली ऑफ सर्कल है। अगर नहीं पहचान पाते कि ये वृत्त का समीकरण है तो हम भी लिखते फैमिली ऑफ कर्व लिखते हैं। ओके, अब इसमें देखना ये है कि नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितना है। क्या बोला मैंने? सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट। द नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट यहाँ पर है 1। नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट यानी स्वेच्छ अचर की संख्या कितनी है? इसमें एक है, एक है इसमें। तो जितना आर्बिट्ररी कांस्टेंट होगा उतना ही डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट है 1, तो इस फंक्शन को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे। अगर इसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट है 2, तो ये फंक्शन 2 बार डिफरेंशिएट होगा, यानी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक आएगा। अगर 3 होगा तो 3 बार होगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। अब आप एक और प्रश्न पूछेंगे कि आर्बिट्ररी कांस्टेंट पहचानते कैसे हैं? तो जब क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें लिखा है, जैसे देखिए यहाँ पर लिखा है कि ए और बी, ए और बी दोनों ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। तो इसमें सिर्फ ए का यूज हुआ है, यानी एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। ओके, तो अब हम इसमें क्या करेंगे? अब इसका हम फॉर्मेशन करेंगे। तो जब हम इसे फॉर्मेशन करते हैं तो क्या करेंगे ना, इसे हम डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में इसे हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो एक्स स्क्वायर का डीसी कितना होगा? 2x, वाई स्क्वायर का 2y और dy अपॉन, ये आप ऑलरेडी सब सीखे हुए हैं। और ए स्क्वायर क्या है? सिर्फ कांस्टेंट है, तो उसका डीसी 0 होगा। अब हम इसमें 2 का कॉमन बना सकते हैं। तो अगर हम 2 का कॉमन बना लें तो ये होगा x प्लस वाई और इनटू में इज इक्वल टू 0। अब यहाँ 2 इंटू में है तो उधर जाकर डिवाइड होगा, तो उधर जाकर चलिए हो गया, और यही मेरा आंसर हो जाएगा, यही मेरा आंसर हो जाएगा। और कहता है, ये भी ध्यान रखना रहता है कि जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन करते हैं तो
उसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं दिखना चाहिए। तो देखिए इसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं है, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब है कि एक बार डिफरेंशिएट करेंगे कि दो बार करेंगे, ये कैसे मालूम चलेगा? तो जितना आर्बिट्ररी कांस्टेंट होगा, अब बार बार जब हम ये बोलते हैं ना आर्बिट्ररी कांस्टेंट, उसको हिंदी में मैंने बोला कि वो स्वेच्छ अचर होता है। वो भी एक तरह का कांस्टेंट ही है, बट उसका वैल्यू फ्लक्चुएट करता है, कांस्टेंट नहीं होता, यूनिवर्सली कांस्टेंट नहीं होता है। इसीलिए वो फैमिली ऑफ सर्कल बनाता है या फैमिली ऑफ कर्व बनाता है। तो जितना आर्बिट्ररी कांस्टेंट होगा उतना बार फंक्शन को डिफरेंशिएट करना होगा। और लास्ट में जब हम आंसर इसका बनाते हैं, ये मेरा आंसर हुआ, तो हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि इसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं दिखना चाहिए। देखिए उसमें पहले ए था और इसमें नहीं है, तो यही मेरा आंसर हो गया। पहला कंप्लीट हो गया। फर्स्ट का हमने क्या किया, फर्स्ट जो फैमिली ऑफ कर्व्स का जो इक्वेशन दिया हुआ था उसका हमने डिफरेंशियल इक्वेशन क्रिएट कर दिया। सेकंड वाले को अब आप देखेंगे तो x बाई ए है प्लस में y बाई बी है और इज इक्वल टू 1 है। ये लाइन का इक्वेशन है, ये एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। कहेंगे कैसे मालूम चल रहा है आपको? तो देखिए, सोचिए कि यहाँ x का पावर कितना है 1, y का पावर कितना है 1। तो जब x का पावर 1 होता है, y का पावर भी 1 होता है, तो इसे हम कहते हैं कि ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यानी दो चर में रैखिक समीकरण है। यहाँ a और b के जगह पर 2, 3 आ सकता है, ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो सकता है। यानी ये लाइन का इक्वेशन है जो आप 9th 10th स्टैंडर्ड में भी इसे आपने पढ़ा होगा। इसी को एलसीएम अगर हम ले लेंगे ना, इसका अगर हम एलसीएम ले लें तो आप देखेंगे कि जो पहले पढ़ते थे आप ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, उस फॉर्म में आ जाएगा। अब इसमें देखिए कि नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट है कितना इसमें, तो बताइए आप। तो इसमें नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट है इसमें 2। तो क्या बोला था मैंने कि जितना इसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट होगा उतना बार इसे डिफरेंशिएट करेंगे। तो इसे डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x कितना होगा 1 बाई ए कांस्टेंट है और x का dc कितना होगा 1 बाई बी कांस्टेंट है और y का dc कितना होगा dy बाई dx इज इक्वल टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई करिए, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो ये ऐसे है 1 बाई बी ये हो जाए dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस में b बाई ए होगा। लेकिन देखिए अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि इसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट 2 है, तो 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो एक बार और डिफरेंशिएट करिए इसे, तो बताइए कितना आएगा। और ये सिर्फ कांस्टेंट है तो इसका डीसी 0 और ये मेरा फाइनल आंसर होगा। जो फाइनल आंसर होता है वो आर्बिट्ररी कांस्टेंट को कंटेन नहीं करता है,
मतलब कि उसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट दिखाई नहीं देता है। अब देखिए इसमें पहले आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितना है, इसमें ए और बी 2 है, और फाइनल आंसर में देखिए आर्बिट्ररी कांस्टेंट है ही नहीं। ओके, तो इस बात का हमेशा ध्यान रखेंगे कि जितना आर्बिट्ररी कांस्टेंट होगा उतना बार उससे फैमिली ऑफ कर्व्स को डिफरेंशिएट करेंगे। और लास्ट आंसर में हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि उसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं दिखना चाहिए। ओके, तो ये हमने 2 को कंप्लीट किया। अभी हम लोग थर्ड वाले को डिस्कस करेंगे। थर्ड में कितना है, y इज इक्वल टू ए कॉस एक्स प्लस में बी साइन एक्स। तो क्या होगा यहाँ पर, नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट। तो नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट यहाँ पर 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब इसे डिफरेंशिएट करिए, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो y जब रहेगा तो y को डिफरेंशिएट करेंगे तो y1, या इसे dy बाई डी एक्स भी बोलते हैं, तो इसे 2 बार करना होगा। a cos का dc बताइए, साइन का dc cos x हो जाएगा। ओके, अब इसे एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो y2 बनेगा माइनस में a cos x होगा, और ये हो जाएगा b, और cos का कितना हो जाएगा, माइनस में sin x। यहाँ माइनस का कॉमन बना सकते हैं, क्या आएगा, a cos x प्लस में b sin x। ओके, तो अब आप कहेंगे कि मैंने 2 बार इसे डिफरेंशिएट कर दिया, फिर भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट वहां से इलिमिनेट नहीं हो पाया, मतलब गायब नहीं हो पाया। देखिए अभी भी इसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, तो जब ये इलिमिनेट नहीं होता है तब उस कंडीशन में जो गिवन इक्वेशन है उसे हम देखते हैं। तो देखिए ये गिवन इक्वेशन है, एक बार जो हमने डिफरेंशिएट किया उसे देखते हैं और सोचते हैं कि क्या कोई ऐसा टेक्निक है जिससे ये ए और बी इलिमिनेट हो जाए। तो देखिए ध्यान से, इसे देखिए, ऐसा लग रहा है क्या कि शुरू में जो प्रश्न है वही रिपीट हो गया है, शुरू में जो प्रश्न है वही यहाँ रिपीट हो गया है। तो उसके जगह पर हम y2 और यहाँ हो जाएगा माइनस में y, बगल में लिख देंगे यूजिंग 1, और इससे हम कह देंगे कि 1, और माइनस को इधर ला देंगे तो ये हो जाएगा y2 और प्लस में y इज इक्वल टू 0। देखिए इसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट जो है इलिमिनेट हो गया, इसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं है। y2 का मतलब क्या है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव d2y अपॉन dx स्क्वायर। तो हमेशा ऐसा नहीं होगा, अभी हमने बहुत सिंपल क्वेश्चन सेलेक्ट किया था फॉर्मेशन के लिए, इसलिए ये आसानी से हो जा रहा है। आप ये नहीं सोचेंगे कि 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट है तो 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे और आंसर आ जाएगा, नहीं, 2 बार तो डिफरेंशिएट करेंगे ही, इस बात को भी इंश्योर करेंगे कि उसमें फाइनल आंसर में आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं दिखना चाहिए। अगर दिख रहा है तो कुछ एक्स्ट्रा भी एफर्ट लगाना होगा। जैसे यहाँ मैंने देखा कि 2 बार डिफरेंशिएट कर दिया, फिर भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट गायब नहीं हुआ, तो फिर मैंने फर्स्ट इक्वेशन को देखा, एक बार जब इसे डिफरेंशिएट कर देते हैं तो इसको सेकंड नंबर मान करते हैं, इसको लिख देते हैं। तो इस पर और इस पर आपकी पैनी निगाह होनी चाहिए, इसलिए कि अगर हम डायरेक्ट इसे गायब नहीं करेंगे
तो 1 और 2 मेरा हेल्प करेगा इसे एलिमिनेट करने में, यानी गायब करने में। ओके, और ये -y जो है इधर आकर क्या बन जाएगा, +y बन जाएगा, और इस तरह से ये कंप्लीट हो जाएगा। तो क्या क्या हमने सीखा उसे एक बार रिकैपिचुलेट करते हैं। मेरा मिशन ये है कि फैमिली ऑफ कर्व्स का इक्वेशन दिया हुआ है और उसके हेल्प से डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है। डिफरेंशियल इक्वेशन जब हम फॉर्म करने जाते हैं तो वहाँ चेक करते हैं कि हाउ मेनी आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स आर प्रेजेंट, वहाँ स्वेच्छ अचर की संख्या कितनी है। जितनी स्वेच्छ अचर होगी उतना बार उस फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं। उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि सिर्फ डिफरेंशिएट कर देने से डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होता है, उतना बार डिफरेंशिएट करेंगे, ये फर्स्ट स्टेप हुआ। तब हम सोचेंगे कि क्या करें ताकि आर्बिट्ररी कांस्टेंट एलिमिनेट हो जाए। और जब हम आर्बिट्ररी कांस्टेंट एलिमिनेट कर देते हैं और उस कंडीशन में जो रिलेशन ऑब्टेन होता है, दैट रिलेशन इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दैट फैमिली ऑफ कर्व। ये मेरा मिशन है। जैसे लाइन का इक्वेशन पढ़ते थे आप बचपन में मीन्स कि आप प्राइमरी मिडिल लेवल पर 2x + 3y = 7 उसे कहते थे कि रेखा का समीकरण है, और उसी रेखा का अवकल समीकरण भी बनता है। देखिए यहाँ पर बना हुआ है, देख रहे हैं ना, यानी इक्वेशन को पहले इक्वेशन था नॉर्मल इक्वेशन, और उस इक्वेशन से हमने क्या बनाया, डिफरेंशियल इक्वेशन बनाया। उस टॉपिक को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ओके।